हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हिंदू सक्सेशन एक्ट की क्लास। आज की क्लास में हम जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड उनको डीपली स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन क्लॉज में जो चीज है पहली वो है एग्नेट से रिलेटेड। एग्नेट्स कौन होते हैं? एग्नेट्स वो होते हैं जब दो पर्सन्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बाय ब्लड और बाय अडॉप्शन होली थ्रू मेल्स। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अब जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम ये जान रहे हैं कि कोई दो पर्सन्स एग्नेट्स हैं या नहीं है, तो इनके बीच में जो रिश्ता है उसमें कोई भी अगर फीमेल नहीं आती है, ठीक है, या फिर अगर हम कहें सन्स ही चल रहे हैं, सिर्फ डॉटर्स का कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो तब वो कहलाए जाते हैं एग्नेट्स। ठीक है। और अगर इनका रिलेशन हम जब जान रहे हैं और उस बीच में कहीं पे भी डॉटर आ जाए, जैसे कहते हैं ना सन सन सन्स डॉटर, सन 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 और फिर सन हो गया, ठीक है। तो यहाँ बीच में एक डॉटर आ गई ना, या फिर यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल डॉटर होती या यहाँ पे भी डॉटर होती, तो वो क्या बन जाता? कॉग्नेट बन जाता। तो जब किसी भी रिलेशन के बीच में सारे के सारे मेल्स होते हैं तो वो एग्नेट्स कहलाए जाते हैं। और अगर इस रिलेशन के बीच में कहीं पे भी डॉटर आ जाए अगर, तो वो कहलाए जाते हैं कॉग्नेट्स। ठीक है। तो अब हम देखते हैं एग्नेट्स कौन हो गए? जब जब कोई भी दो पर्सन्स होली रिलेटेड होते हैं ईदर बाय ब्लड और बाय अडॉप्शन होली थ्रू मेल्स, आपको अब समझ ही आ गया होगा, तो तब वो कहलाए जाते हैं एक दूसरे के एग्नेट्स। और कोई भी दो पर्सन होली रिलेटेड होते हैं ईदर बाय ब्लड और जब यहाँ पे आ जाता है बट नॉट होली थ्रू मेल्स, मतलब मैंने बताया अगर डॉटर आ गई कहीं बीच में, डॉटर्स डॉटर आ गई, या सन्स डॉटर आ गई, या सन्स डॉटर्स डॉटर, ऐसा अगर कोई भी बीच में अगर आ जाए तो वो कहलाए जाते हैं कॉग्नेट्स। बाकी फुल ब्लड हाफ ब्लड कौन होता है? यूट्राइन ब्लड, मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एयर्स कौन होते हैं? तो ये डिफाइंड है सेक्शन 2F के अंदर। एयर मतलब कोई भी पर्सन, मेल हो या फीमेल हो, जिसका हक बनता है किसी की प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने का। अब वो यहाँ पे किसी कौन है? एंटेस्टेट। एंटेस्टेट कौन होता है? अ पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ विल। ठीक है। वो कौन होता है? इंटेस्टेट कहलाया जाता है कोई भी पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, तो उसके जो एयर्स होते हैं वो मेल हो सकता है या फिर वो फीमेल हो सकता है, जिसको कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना है किसी पर्सन के मरने पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं रिलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा लाइट हो रहा है ये पेन। रिलेटेड मतलब क्या होता है? मतलब लेजिटिमेट किनशिप, जिसको क्या है, जिनका बीच में एक लेजिटिमेट रिलेशनशिप, जायज रिश्ता क्रिएट हो रहा है। प्रोवाइडेड दैट द इलेजिटिमेट चिल्ड्रन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड टू देयर मदर एंड टू वन अनदर
and their legitimate descendants shall be deemed to be related to them and to one another, and any word expressing relationship or denoting a relative shall be construed accordingly. Legitimate, जब भी हम कोई बात related to each other in such a way that one is the, ऐसे करके अगर कुछ भी वर्ड रिलेटेड जैसा यूज होता है तो उसका मतलब है कि लेजिटिमेट जो उसका हेयर है, ठीक है। पर अगर हम कह रहे हैं इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, वहां पे अगर कोई यूज हो रहा है तो उसका मतलब होगा कि वहां पे उसकी मदर से रिलेटेड उसको कनेक्ट करते हुए बोल रहे हैं, रिलेटेड टू देयर मदर एंड टू वन अनदर, एक दूसरे से। और जब हम बात कर रहे हैं लेजिटिमेट डिसेंडेंट्स की, जायज डिसेंडेंट्स जो है उसके, तो मतलब क्या हो गया, टू बी रिलेटेड टू देम एंड टू वन अनदर, यहाँ पे मतलब हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 10, ठीक है। तो पहले क्या होता था, सिर्फ जो मेल्स होते थे वो ही हकदार होते थे कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के मिताक्षरा लॉ में। पर 9 सितंबर 2005 से फीमेल्स भी एक कोपार्सनर मान ली गई हैं, ठीक है। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में ये कहा गया था कि डॉटर्स भी क्या है, अब इक्वल कोपार्सनर्स हैं, ठीक है। On and from the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005, in a joint Hindu family governed by Mitakshara law, the daughter of a कोपार्सनर, जो भी कोई कोपार्सनर है उसकी जो डॉटर होगी वो बाय बर्थ जो है वो कोपार्सनर बन जाएगी। उसके पास भी सेम राइट्स होंगे जो कि एक सन के पास होते हैं कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में, जैसे कि एक लड़के के पास होते हैं, और लायबिलिटीज भी उसके ऊपर सेम आएंगी जैसे कि एक सन के ऊपर आती हैं। एंड एनी रेफरेंस टू हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनर, जब भी हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनर कहा जाएगा तो इसका ऑटोमेटिक मतलब यहाँ पे ये माना जाएगा इस अमेंडमेंट के बाद से कि यहाँ पे डॉटर्स को भी इंक्लूड किया गया है। Provided that nothing contained in this subsection shall affect or invalidate any disposition or alienation, including any partition or testamentary disposition, ठीक है। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन अगर कोई विल लिख के गया है, ठीक है, which had taken place before 20th day of December 2004, 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करी गई है या एलिनेट करी गई है, पार्टीशन हुआ है या कोई विल लिख के गया है किसी प्रॉपर्टी का 20 दिसंबर 2004 से पहले, तो उस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। Any property to which a female Hindu becomes entitled by virtue of subsection 1, ठीक है, तो she shall be held, it shall be held by her with the incidents of coparcenary ownership and shall be regarded notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force as property capable of being disposed of by her testamentary disposition। साफ शब्दों में, सिंपल शब्दों में हम इसको अगर समझने की कोशिश करें तो वो ये कह रहा है कि जो सब सेक्शन 1 से डॉटर्स को राइट मिला है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में, उससे डायरेक्टली डॉटर को राइट मिल जाएगा कि जितना भी उसका हिस्सा होगा उस कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में, शी कैन यूज दैट पार्ट ऑफ हर शेयर फॉर डिस्पोजिंग ऑफ हर प्रॉपर्टी थ्रू टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, ठीक है, कि वो विल के जरिए अपनी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा है उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहे अगर वो टेस्टामेंट्री विल लिख के, तो वो ऐसा कर सकती हैं। अब अगर किसी भी हिंदू की डेथ हुई है 9 सितंबर 2005 के बाद से, तो हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न्ड बाय मिताक्षरा लॉ शैल डिवॉल्व बाय टेस्टामेंट्री, टेस्टामेंट्री तरीके से भी किया जा सकता है, विल के जरिए भी, और इंटरस्टेट सक्सेशन भी हो सकता है। मतलब अगर विल लिख के नहीं लिख गया है तो नॉर्मली जैसे प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होती है वैसे ही होगी, एज द केस में भी अगर विल लिख के गया है तो जो विल में लिखा है उस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होगी। अगर विल लिख के नहीं गया है तो जो नॉर्मल रूल्स ऑफ सक्सेशन होते हैं हिंदू लॉ के उसको फॉलो किया जाएगा अंडर इन दिस एक्ट, एंड नॉट बाय सर्वाइवरशिप,
ठीक है। सर्वाइवरशिप का क्या मतलब हुआ कि जितने लोग जिंदा हैं सिर्फ उनके पास ही प्रॉपर्टी जाएगी और जो डिसीज हो गए हैं उसका जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एंड द कुपारसनी प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिवाइडेड एज इफ अ पार्टीशन, और ऐसा माना जाएगा कि अगर वो बाय चांस विल लिख के नहीं गया है तो ऐसा माना जाएगा कि प्रॉपर्टी का जो हुआ है पार्टीशन हुआ है, ठीक है। और उस दौरान डॉटर को सेम शेयर दिया जाएगा जैसे कि एक बेटे को मिलता है। द शेयर ऑफ द प्री डिसीज सन, अगर बेटे की पहले डेथ हो गई है और उसका जो शेयर है, या फिर प्री डिसीज डॉटर जिसकी वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, उसके मरने से पहले अगर उसके बेटा या बेटी की डेथ हो जाए, as they would have got had they been alive at the time of partition, तो ये माना जाएगा कि उनका जो हिस्सा होगा वो वैसे बटेगा जैसे कि अगर कोई पार्टीशन हो रहा है प्रॉपर्टी का। shall be allotted to the surviving child, तो ये किसको मिलेगा ये हिस्सा? ये जैसे देखो अगर ये कोपार्टनर है, ठीक है, और उसके ये सन 1 सन 2 D1, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इसकी डेथ हो गई है तो सिर्फ ये ही दोनों हकदार हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसकी मरने से पहले अगर इन तीनों में से किसी एक की पहले डेथ हो गई है तो उसके जो भी सर्वाइविंग चाइल्ड होंगे, चाहे सन हो या डॉटर हो, उसके पास ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। द शेयर ऑफ द प्री डिसीज चाइल्ड, share of the predeceased child of a predeceased son or of a predeceased daughter as such child would have got had he or she been alive। अब क्या हुआ अगर इसका एक और सन या डॉटर है, ये भी मर गया, ये भी मर गया, और अगर ये जिंदा है तो उसके पास ये हिस्सा चला जाएगा, ठीक है। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, नो कोर्ट क्या कह रहा है कि 2005 के बाद से नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट अ सन, जिसको हम क्या कहते हैं? पायस ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कोई भी कोर्ट राइट शैल नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम हिज फादर। अगर फादर का कोई लोन लिया था तो उसके बेटे के पास नहीं जाओगे आप रिकवर करने के लिए, या ग्रैंडफादर हो गया या ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया, सोनली ऑन द ग्राउंड ऑफ पायस ऑब्लिगेशन, जो कि हिंदू लॉ के अंदर है, ऑफ सच सन। किसकी पायस ऑब्लिगेशन के बारे में? सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन, ताकि वो जो डेट है वो डिस्चार्ज ऑफ हो सके। मतलब कोई भी पायस ऑब्लिगेशन 2005 के बाद से बेटा, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन के ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। पर notwithstanding provided that in the case of any debt contracted before the commencement of the Hindu Succession Amendment Act, पर 9 सितंबर 2005 से पहले अगर कोई डेट लिया हुआ था, किसने? फादर ने, ग्रैंडफादर ने या ग्रेट ग्रैंडफादर ने, तो उस केस में जो पायस ऑब्लिगेशन है सन की, ग्रैंडसन की या फिर ग्रेट ग्रैंडसन की, उससे वो मुक्त नहीं हो सकता है, उसको उस ऑब्लिगेशन को तो पूरा करना ही पड़ेगा। द राइट ऑफ एनी क्रेडिटर टू प्रोसीड अगेंस्ट द सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन एज द केस में बी, ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो क्रेडिटर है जिसने डेटर को लोन दिया था, क्रेडिटर कौन हो गया? जिसने उधार दिया है। डेटर कौन हो गया? जिसने लोन लिया है, उधार लिया है। तो क्रेडिटर के पास राइट बना रहेगा उन लोन्स के लिए जो 9 सितंबर 2005 से पहले चल रहे थे, डेट्स चल रहे थे, ठीक है, लिए गए थे। एनी एलिनेशन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन सैटिस्फैक्शन ऑफ एनी सच डेट and any such right or alienation shall be enforceable under the rule of pious obligation in the same manner and to the same extent as it would have been enforceable as if the Hindu Succession Amendment Act had not been enacted। तो वो क्या कह रहा है कि कोई भी alienation अगर किया गया है
किस पर्पस के लिए, किसी डेट को लेके, ठीक है, तो वो एनफोर्सिएबल होगा डेट को पे ऑफ करने के लिए अंडर द रूल ऑफ पायस ऑब्लिगेशन, और सेम उसी तरीके से, उसी मैनर में और उसी एक्सटेंट तक होगा जैसे कि अगर ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 नहीं आया होता तो वो पे ऑफ हो रहा होता। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर द पर्पसेज ऑफ क्लॉज ए द एक्सप्रेशन son, grandson, great grandson shall be deemed to refer to the son, grandson or great grandson as the case may be who was born or adopted prior to the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005। तो यहाँ पे जो भी सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन से बच्चे हैं, ये वो बच्चे जो उसी परिवार में या तो पैदा हुए हैं जिनके ऊपर ये पायस ऑब्लिगेशन आ रही है, या फिर इनमें से कोई भी अगर अडॉप्टेड सन, ग्रैंडसन या फिर ग्रेट ग्रैंडसन है। ठीक है, अब आ जाते हैं जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स। ठीक है, देखते हैं अब इसमें, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट, क्या मतलब हो गया, अगर कोई भी मेल हिंदू है और अगर वो विल लिख के नहीं गया है और उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो रही है, इंटेस्टेट सक्सेशन हो रहा है उसका, तो वो किस तरीके से होगा, तो जो ये मेल की प्रॉपर्टी है पहले ये किसके ऊपर जाएगी, जो क्लास 1 में आते हैं शेड्यूल के, अभी आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर जाएगी, अगर क्लास 1 के एयर्स कोई नहीं है तो तब उस केस में वो जाएगी आपका क्लास 2 के जो रिलेटिव्स हैं, ये भी शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं, और अगर यहाँ पे जो है क्लास 1 वाला भी कोई नहीं है, क्लास 2 वाला भी कोई नहीं है, तो उस केस में किसके पास जाएगी, एग्नेट्स के पास जाएगी। अब एग्नेट्स कौन हो गए, जो कि कैसे कनेक्टेड है, होली थ्रू मेल्स कनेक्टेड है, ठीक है, बाय बर्थ या फिर अडॉप्शन, और अगर कोई एग्नेट भी नहीं है तो उस केस में ये किसके पास जाएगी, कॉग्नेट्स के पास जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लास 1 वाले कौन कौन से एयर्स होते हैं और क्लास 2 वाले कौन कौन से होते हैं। ये रहे, तो क्या कहा है, अगर कोई भी मेल हिंदू की डेथ हो गई है, मेल हिंदू डाइज विदाउट विल, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका इंटेस्टेट डेवोल्यूशन होगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, और क्लास 1 के ये वाले एयर्स होते हैं जिनका क्या है, हिस्सा बनेगा उस मेल हिंदू के डेथ होने पे। पर अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो उस केस में प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 2 एयर्स वालों के पास, और अगर क्लास 2 एयर्स में भी कोई नहीं है तो फिर वो जाएगी एग्नेट्स के पास, और अगर एग्नेट्स भी नहीं है तो फिर वो जाएगी कॉग्नेट्स के पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एयर्स इन द शेड्यूल। शेड्यूल हमने देख लिया क्या है, तो वो कह रहा है किस तरीके से सक्सेशन होगा एयर्स के बीच में प्रॉपर्टी का, जो शेड्यूल में दिए गए हैं। अमंग द एयर्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, दोज इन क्लास 1 shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs, those in the first entry in class 2 shall be preferred to those in the second entry, those in the second entry shall be preferred to those in the third entry, and so on in succession। अब आ जाते हैं फिर से, क्या कह रहा है वो, देखो, कह रहा है क्लास 1 के जो भी एयर्स हैं उनको
साइमल्टेनियसली क्या है, हिस्सा मिलेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली क्या है, हिस्सा मिलेगा। पर अगर यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है और अगर हमें यहाँ पे स्विच करना पड़ रहा है, तो अगर हमें यहाँ पे फादर मिल गया है, डिसीज्ड पर्सन का फादर मिल गया है, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। पर यहाँ पे ऊपर क्लास 1 में क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पे है उन सबको उनका हिस्सा मिलेगा। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे पर्सन्स मिल चुके हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी जा सकती है, तो उस केस में क्या है, क्लास 2 का तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। सवाल क्लास 2 वालों का तब आएगा जब यहाँ पे हमें कोई नहीं मिलेगा। और अगर हमें यहाँ पे मिल चुका है तो साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी क्या है, बट जाएगी, जो जिस हिस्से में जिसको जितना मिलना है। ठीक है, पर क्लास 2 में कह रहा है कि अगर क्लास 1 में मिल गया है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे फादर नहीं मिला तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये लोग हैं तो इन सबको क्या है, बराबर का मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कोई एक भी मिल जाता है या दो मिल जाते हैं, 3 मिल जाते हैं, तो प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। ये वाला तो था नहीं तभी यहाँ पे आए, और जब यहाँ पे हमें कोई मिल गया है तो ये वाले एक्सक्लूड हो जाएंगे। अगर यहाँ भी कोई नहीं मिला, यहाँ भी कोई नहीं मिला, तो तब हम यहाँ आएंगे। ठीक है, ये कह रहा है आपका सेक्शन 9। आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है सेक्शन 10। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग heirs इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। हमने क्या कहा कि उनको साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगी, जो heirs पढ़ते हैं क्लास 1 के अंदर। ठीक है, the property of an intestate shall be divided amongst the heir in class 1 of the schedule in accordance with the following rules। क्या क्या rules है, the intestate's widow or if there are more widows than one। अब देखो, किसी की शादी अगर 1955 के बाद हुई है तो ऑब्वियस बात है कि एक ही विडो रही होगी। ठीक है, पर अगर किसी की 1955 से पहले शादी हुई है तो एक से ज्यादा वो शादी कर सकता था, तो ऑटोमेटिकली अगर एंटेस्टेट की डेथ हो गई है तो देयर वुड बी मोर देन वन विडोज, मोर देन वन। ठीक है, इफ देयर आर मोर विडोज देन वन, ऑल द विडोज टुगेदर शैल टेक वन शेयर। ठीक है, तो अगर किसी इंटेस्टेट की डेथ हुई है, ठीक है, जो कि डिसीज्ड पर्सन है, ठीक है, डिसीज्ड पर्सन है, और अगर उसकी 2 विडोज हैं, ठीक है, एक सन हो गया एक डॉटर हो गया, तो प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, 1/3 1/3 1/3। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर उसकी 2 विडोज है तो ये 1/4 में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनका अपना खुद का एक ही हिस्सा आएगा, 1/3 1/3, और फिर ये 1/3 जो है 1/3 डिवाइडेड बाई 2, 1/3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो फिर उस केस में ये क्या होगा, ये आपका ये 1/3 हिस्सा जो है ये 2 भागों में बट जाएगा, और 1/3 का बेसिकली 2 हिस्सों में डिवीजन होगा और दोनों विडोज पे इक्वल शेयर जाएगा। मतलब विडो का टोटल 1 शेयर होगा, और अगर एक से ज्यादा विडोज हैं तो उस 1 शेयर में से जितनी भी विडोज हैं इक्वली प्रॉपर्टी बट जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर and the mother of the intestate shall take each one share। अब देखते हैं, अगर डिसीज्ड पर्सन जो है, ठीक है, उसकी हमने अभी क्या देखी थी, विडो देखी थी एक, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही हो। डिसीज्ड पर्सन हो गया, सर स्क्रीन दिख रही है क्या, यहां तक नहीं आ रही है, एक मिनट में, ठीक है, डिसीज्ड पर्सन होगा अगर कोई, ठीक है, तो विडो का तो हमें पता चल गया कि एक हिस्सा बनेगा। अब चाहे उसकी एक विडो हो या एक से ज्यादा विडो हो, एक हिस्सा जो है जाएगा उसकी किसके पास, मदर के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि फादर तो क्लास 2 एयर्स में है ना, तो वो यहाँ पे नहीं है। मदर का एक हिस्सा बनेगा, सन अगर 3 है तो 3 हिस्सों में,
और डॉटर अगर एक है तो एक हिस्से उसका होगा। क्या कह रहा है, इन सब का मदर का अलग शेयर होगा, सन्स का अपना अलग अलग शेयर होगा और डॉटर का अलग शेयर होगा। द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर कौन कौन हो गए, S1 S2 S3 एंड द मदर शैल ईच टेक वन शेयर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 और 1/5। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The heirs in the branch of each predeceased son or each predeceased daughter of the intestate shall take between them one share। ठीक है, अब क्या हो गया, अगर जो heirs है in the branch of the predeceased son, अब क्या हो गया, अगर ये वाला बेटा जो है इसकी डेथ हो गई है, ठीक है, the heirs in the branch of the predeceased son or predeceased daughter of the intestate shall take between them one share। उनको अपना हिस्सा मिलेगा जो predeceased person का था। ठीक है, the distribution of the share referred to in rule 3। अब देखते हैं, among the heirs in branch of the predeceased son shall be so made that his widow और विडोज टुगेदर, मतलब कि डिसीज्ड पर्सन का जो सन की डेथ हुई थी, अगर उस सन की कोई विडो है या अगर एक से ज्यादा विडोज है, एंड द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर, इसके जो दो बेटे या दो बेटे और एक बेटी थे, गेट इक्वल पोर्शन। तो जो इस बेटे का इस डिसीज पर्सन से एक हिस्सा बन के आ रहा था, वो जो हिस्सा 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, जितना भी हिस्सा हो आया, वो क्या होगा, इक्वल पोर्शन में बटेगा। मतलब जो अगर जैसे यहाँ पे डिसीज पर्सन हो गया और यहाँ पे एक विडो हो गई, एक मदर हो गई, एक S1 हो गया, एक S2 हो गया, तो कितना हो गया, 1/4 1/4 1/4 1/4। और अगर ये मर गया था तो ऐसा नहीं है कि सर्वाइवरशिप का रूल चलेगा और इसका कुछ हिस्सा नहीं है, नहीं। अगर इस सन की कोई आपका क्या बोलते हैं विडो थी, डॉटर है और सन है, तो ये 1/4 जो है 3 भागों में इक्वली बटेगा। ठीक है, among the heirs in the branch of the predeceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughter get equal portions। अगर बेटा मर रहा है, बेटा मर चुका है, बेसिकली अगर बेटा मर चुका है और अगर उसकी विडो, डॉटर और सन जिंदा है, सबको बराबर का मिलेगा। पर अगर बेटी की डेथ हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल अगर बेटी की डेथ हो चुकी है, तो वो जो बेटी का हिस्सा जाएगा वो उसके सन्स और डॉटर के पास जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लास 2 के बारे में। क्लास 2 के जो heirs हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी प्रॉपर्टी। The property of an intestate shall be divided between the heirs specified in one entry in class 2 of the schedule so that they share equally। मैंने भी आपको बताया अगर तो फादर जिंदा है, अगर तो फादर जिंदा है तो उस केस में क्या है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी फादर के पास चली जाएगी। पर अगर यहाँ पे फादर नहीं है तो प्रॉपर्टी किसके पास जा रही है, एक सेकेंड, हाँ जी सॉरी थोड़ा सा लाइट चली गई थी। ठीक है, तो अगर फादर रही है तो ऑटोमेटिकली इन लोगों को हिस्सा मिलेगा।
और अगर इन लोगों को हिस्सा मिलेगा तो प्रॉपर्टी क्या है, बराबर की इन लोगों में बटेगी। ये बात कही गई है इस सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, हमने क्या देखा था कि सेक्शन 8 में हमने देखा था, सेक्शन 8 में हमने देखा था क्लास 1 वालों पे जाएगी, क्लास 1 में नहीं है तो क्लास 2 में जाएगी, क्लास 2 में नहीं है तो एग्नेट्स पे जाएगी, एग्नेट्स नहीं है तो कॉग्नेट्स पे जाएगी, ठीक है। तो ये क्लास 1 में कैसे जाएगी ये हमें पता चल गया है, कॉग्नेट क्लास 2 पे कैसे जाएगी ये हमें पता चल गया है। अगर क्लास 1 और क्लास 2 में से कोई भी नहीं है तो ये एग्नेट्स और कॉग्नेट्स पे जानी है प्रॉपर्टी, तो फिर किस तरीके से जाएगी ये प्रॉपर्टी का, कैसे सक्सेशन होगा एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के केस में, ठीक है, देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स, जो कि होली थ्रू मेल्स कनेक्टेड है आइदर बाय ब्लड और बाय अडॉप्शन, या फिर जो कॉग्नेट्स हैं, shall be determined in accordance with the rules of preference, rules of preference के थ्रू जाएगी। अब ये क्या रूल्स हैं, ये यहाँ रूल 1, रूल 2, रूल 3 दिया गया है, देखते हैं। ऑफ 2 heirs, अगर 2 heirs हैं जो एग्नेट्स या कॉग्नेट्स के थ्रू कनेक्टेड है, the one who has fewer or no degree of assent is preferred, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उन दोनों एयर्स में से एक ऐसे एयर को चुना जाएगा प्रॉपर्टी देने के लिए जिसके कम लोग हैं असेंडेंट्स, या फिर कोई भी नहीं है उसका अगर असेंडेंट, तो उसके पास ये प्रॉपर्टी जाएगी। where the number of degree of ascent is the same or none। अब अगर ऐसा हो जाए कि दोनों एयर H1 H2 जो है, H1 H2 जो है या तो उनके बराबर में असेंट है या फिर कोई भी उनके असेंट नहीं है, तो उस केस में that air is preferred who has fewer or no degree of ascent, ठीक है। तो क्या कह रहा है, where the number of degree of ascent is the same or none, that heir is preferred who has fewer or no degree of descent, descent। तो उस केस में जब ऊपर वाले केस सारे सेम हो रहे हैं, या तो कोई भी नहीं है या फिर दोनों बराबर के हैं, तो उस केस में कौन से एयर को प्रेफर किया जाएगा, या तो जिसके कम डिसेंट में लोग हैं या फिर है ही नहीं, ठीक है। थर्ड रूल कहा गया है when neither heir is entitled to be preferred to the other under rule 1 और rule 2। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब ऐसा हुआ कि जो डिसीज्ड पर्सन है, असेंट भी उसकी बराबर की आ रही है, डिसेंट भी उसकी बराबर आ रही है, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों एयर्स को साइमल्टेनियसली हिस्सा दे देंगे, बराबर का हिस्सा उन्हें दे देंगे। अब देखते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ डिग्री फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग्स एग्नेट्स और कॉग्नेट्स, ठीक है। डिग्री मतलब कि कौन कितना नजदीकी है। रिलेशनशिप शैल बी रेकन्ड फ्रॉम द इंटरस्टेट टू द heirs in terms of degree of ascent और डिग्री ऑफ डिसेंट और बोथ एज द केस में बी। जब हम देख रहे हैं कि कौन इस एग्नेट या कॉग्नेट में से हिस्सेदार बनना चाहिए, तो हम असेंट को भी कैलकुलेट करेंगे, डिसेंट को भी कैलकुलेट करेंगे, या दोनों को साथ में लेके चलेंगे, असेंट डिसेंट को भी, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन कितना उसका नजदीकी है। डिग्री ऑफ असेंट एंड डिग्री ऑफ डिसेंट शैल बी कंप्यूटेड इंक्लूसिव ऑफ द इंटरस्टेट, ठीक है। अगर जो डिसीज्ड पर्सन हुआ है, ठीक है, डिसीज्ड पर्सन जो है उसको गिनते हुए कौन कितना नजदीकी है वो देखा जाएगा, ये डिटरमिन करने के लिए कि कौन उसका नियरेस्ट है जिसको ये हिस्सा मिलना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 कहता है कि अगर कोई भी फीमेल हिंदू है तो उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो मानी जाएगी कि वो उसी की ही एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय अ फीमेल हिंदू, जिसका पोजेशन फीमेल हिंदू के पास है, चाहे इस एक्ट के आ जाने से पहले या फिर इस एक्ट के आ जाने के बाद,
उसकी वो पूरी की पूरी ओनर मानी जाएगी, ना कि उसकी एक लिमिटेड ओनर मानी जाएगी। ठीक है, मतलब किसी कंडीशन के साथ उसको उसका ओनर नहीं माना जा रहा है, बल्कि वो उसकी फुल ओनर है। वो चाहे अपनी प्रॉपर्टी को सेल करे, लीज करे, जो करना चाहे वो कर सकती है। अब प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या मतलब है? कोई भी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि एक फीमेल हिंदू को मिली है इनहेरिटेंस से, पार्टीशन से, या मेंटेनेंस के थ्रू, अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस के थ्रू, बकाया अगर कोई आया है, या फिर गिफ्ट के थ्रू मिली है, चाहे किसी रिलेटिव से मिली हो या किसी बाहर वाले पर्सन से मिली हो, शादी से पहले मिली हो या शादी के दौरान मिली हो या फिर शादी के बाद मिली हो, या फिर अगर उसने खुद से कमाई है अपनी खुद की स्किल्स से, या खरीद के, या फिर प्रिस्क्रिप्शन से, एक लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी में रहती आ रही थी वो उसकी बन गई, या फिर कोई भी तरीका जिससे वो प्रॉपर्टी उसकी बन गई है। एंड ऑल्सो सच प्रॉपर्टी जो कि स्त्री धन से शादी के दौरान उसके पेरेंट्स ने जो उसको दी है, इस एक्ट के आ जाने से पहले ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अगर इनमें से कोई भी अगर फीमेल के पास है तो वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है, nothing contained in subsection 1 shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will or other instrument or the decree or award or prescribe a restricted estate in such property। क्या कह रहा है? चाहे सबसेक्शन 1 में जो भी बात कही गई हो, नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू प्रॉपर्टी जो कि उसको गिफ्ट से मिली है या फिर अगर इनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे मिली है, तो तब वो ये वाली बात जो है अप्लाई नहीं करेगी। क्लियर? जहां पे एक रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट उसे मिल रहा है इस जरिए, इनमें से किसी भी जरिए से, टर्म्स ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट में अगर कोई ऐसी टर्म लगी हुई है तो उससे तो फिर वो बाध्य होगी ही उसे फॉलो करने के लिए। सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था कि क्या जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन है मेल्स के। सेक्शन 15 में दिया गया है कि एक फीमेल हिंदू की जो प्रॉपर्टी है उसका सक्सेशन कैसे होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट, फिर से अगर वो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर कोई भी फीमेल हिंदू की डेथ हो गई है बिना विल लिखे तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी वो दिया गया है सेक्शन 16 में। किस तरीके से वो प्रॉपर्टी बटेगी वो देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे किस किस को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। पहले उसके सन्स और डॉटर पे, इंक्लूडिंग यहाँ पे वो सन्स और डॉटर भी हैं जो कि उसके बेटा या फिर बेटी के बच्चे होंगे। अगर उसके बेटा या बेटी की डेथ हो गई है तो उसके जो भी नाती पोते होंगे उनके पास जाएगी। एंड द हस्बैंड, ठीक है। सेकेंडली, अपॉन द heirs ऑफ द हस्बैंड, अपॉन द फादर एंड मदर। Fourthly, upon the heirs of the father, upon the heirs of the mother। ठीक है, इन लोगों पे क्या है, प्रॉपर्टी जाती है। Notwithstanding anything contained in subsection 1, अब देखते हैं ये पे, हाँ पे तो हमने देख लिया कि जो प्रॉपर्टी है ऐसे ऐसे इन लोगों पे जाती है, पर वो कह रहा है अगर कोई भी फीमेल हिंदू को कोई प्रॉपर्टी उसके फादर या फिर मदर से मिली है, shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased, including the children of any predeceased son or daughter। अगर जो फीमेल हिंदू की डेथ हुई है और उस टाइम पे अगर उसका कोई बेटा या बेटी नहीं है या फिर उनके बेटा या बेटी नहीं है तो, और वो प्रॉपर्टी किसकी है, वो प्रॉपर्टी है जो उस फीमेल हिंदू को उसके फादर या फिर उसके मदर ने दी थी। नॉट अपॉन द heirs रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, तो उस केस में जो ये एब्सेंस होगा, अगर ये लोग इनमें से सन्स और डॉटर नहीं है, ठीक है, और वो जो प्रॉपर्टी थी फादर या मदर वाली थी, तो जो ये रूल दिया गया है सबसेक्शन 1 में ये फॉलो नहीं होगा इन द ऑर्डर स्पेसिफाइड देयरइन, बल्कि ये प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, उस फीमेल हिंदू के जो फादर के एड्स है उनके पास ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। ऑब्वियस बात है ना यार, लड़की के फादर ने इतनी मेहनत से वो प्रॉपर्टी कमाई है, और अगर किसी भी दुर्घटना के कारण ऐसा हो जाए कि फादर की जो वो प्रॉपर्टी है, अगर जो वाइफ है वो फीमेल हिंदू है उसकी अगर डेथ हो जाए
अगर उसकी डेथ हो जाए किसी भी दुर्घटना के कारण, तो जो उसके फादर ने इतनी मेहनत से कमा के उसको वो शादी के टाइम पे अगर वो प्रॉपर्टी दी थी, तो वो उसके जो हस्बैंड के एयर्स हैं वो क्यों लेके जाएंगे? वो वापस किसके पास चली जाएगी? अगर उसका फादर जिंदा है तो उनके पास चली जाएगी, और अगर फादर जिंदा नहीं है तो फादर के एयर्स के पास चली जाएंगी। और फादर क्या हुए? वो भी एक मेल हिंदू है, तो वो प्रॉपर्टी उस तरीके से डिवॉल्व होगी जैसे कि एक फीमेल मेल हिंदू की प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है। एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड। अब क्या हुआ? अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कि एक फीमेल हिंदू को उसके हस्बैंड से मिली है या फिर उसके ससुर से मिली है, और अगर उसका कोई सन या डॉटर नहीं है, या फिर इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन और डॉटर, तो उस केस में फिर ये वाला जो सबसेक्शन 1 वाला रूल है वो फॉलो नहीं होगा, बल्कि वो किसके पास चली जाएगी प्रॉपर्टी? हस्बैंड के जो एयर्स है उनके पास चली जाएगी ये प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक है, तो सेक्शन 16 से हम लोग अपनी कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।